हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किंग मेकर एजुकेशन में। और आज हम अपने चैनल पर एमपीजीके की नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश के गठन से लेकर वर्तमान मध्य प्रदेश तक पूरे मध्य प्रदेश को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के गठन को। उससे पहले हम देखना चाहेंगे कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद से ही नव भारत के गठन की और राज्यों के एकीकरण की बात उठी। तब सबसे पहले हमने देखा है कि कुछ अंग्रेजी उपनिवेशित राज्यों या क्षेत्रों को मिलाकर और कुछ आंशिक रूप से अंग्रेजों के उपनिवेश रहे रियासतों को मिलाकर हमने नए भारत का गठन किया है। और उसमें लगभग 562 रियासतों को मिलाकर हमने नए भारत का गठन किया है। उन 562 में से लगभग 559 रियासतों को हमने सामान्य प्रोसीजर से सामान्य ही तरीके से हमने उनको भारत में मिला लिया, लेकिन मुख्य 3 रियासतें ऐसी बची थी। और उनमें हम देखते हैं हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, जो 3 रियासतें थी, उनको हमें भारत में मिलाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। और रियासतों के एकीकरण का जिम्मा हमने दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऐसा कि आप सब जानते हैं। तो मुख्य 3 रियासतें जो बची थी उनमें हम देखते हैं हैदराबाद का निज़ाम, जो कि मुस्लिम शासक था, जनता हिंदू थी, भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन निज़ाम था जो पाकिस्तान में विलय होना चाहता था। और हैदराबाद की स्थिति भारत के लगभग बीच में पड़ती है, दक्षिण में पड़ती है, तो पाकिस्तान के साथ उसका विलय करना संभव नहीं था, तो उसको भारत में मिलाना अनिवार्य था। तो उसके लिए हमें हैदराबाद को मिलाने के लिए सैनिक कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। उसके बाद हम देखते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर भी शासक मुस्लिम था, जनता हिंदू थी और जनता भारत में मिलना चाहती थी। तो वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को हमने भारत में मिलाया। उसके बाद बचता है जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम सब देखते हैं कि वहाँ के राजा हिंदू थे, जो कि हरि सिंह गौर थे, और उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों में विलय करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, और उन्होंने अपनी स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए कहा था। परंतु पाकिस्तान के कुछ कबीलियाई लोगों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, और उस समय जब राजा हरि सिंह गौर ने भारत से सहायता मांगी, तो भारत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के बाद ही सहायता देने के लिए कहा। तो राजा हरि सिंह गौर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से हमने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा नए भारत का गठन कुछ इस प्रकार से होता है, कि हमने मोटे मोटे तौर पर देख लिया। इसके बाद हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का जीके और मध्य प्रदेश को विस्तृत में पढ़ने वाले हैं, तो हम आगे चर्चा मध्य प्रदेश पर करेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद से ही बहुत सारे क्षेत्रों में और राज्यों का एकीकरण या राज्यों का पुनर्गठन करना ही था। तो उसके लिए बहुत सारे क्षेत्रों में भाषा आधार पर राज्यों की गठन को लेकर मांग उठने लगी। उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले एच के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया गया, जो 1948 में किया गया था। तो धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता है, जिससे जनता में थोड़ा और वो आक्रोश बढ़ गया, क्योंकि जनता चाहती थी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं अगले में जेवीपी समिति का गठन किया जाता है 1948 में। 1948 में जेवीपी समिति, तो हम देखते हैं कि 1948 में जेवीपी समिति का गठन किया जाता है। और जेवीपी समिति में 3 सदस्य होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जो कि बाद में जाकर 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। तो इन 3 सदस्यों ने भी भाषा आधार पर राज्य गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। उसके बाद जनता में और आक्रोश बढ़ गया, रोष फैल गया, जनता ने आंदोलन करने शुरू कर दिया, आंदोलन उग्र होने लग गए। तभी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में, जो कि कांग्रेसी नेता थे श्री पोटी रामल्लू, उन्होंने लगभग 56 या 58 दिन का अनशन किया, आमरण अनशन किया, और आमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आंदोलन और उग्र हो जाते हैं। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यह फैसला लेना पड़ता है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। तो उसमें कुछ मांगे स्वीकार कर ली जाती है, और आनंद फानन में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर कर दिया जाता है। उसके बाद से हम अगली कड़ी में देखते हैं कि बाकी राज्यों का गठन भी करना था, और उसमें लोगों की मांगे धीरे धीरे और बढ़ने लग जाती है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। और तभी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली होते हैं, या हम इसको आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। तो इसमें 3 प्रमुख व्यक्ति होते हैं। पहले फजल अली
के.एम. पणिक्कर और पंडित हृदयनाथ कुंजरू तीनों मिलकर इस आयोग की सदस्य तीनों सदस्य होते हैं। उसके बाद इन तीनों की सदस्यता में इस आयोग की रिपोर्ट 1955 में पेश की जाती है। उसमें कुछ हद तक भाषा आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम इसमें यह भी ध्यान रखी जाती है कि भाषा जहाँ पर लोगों को जोड़ती है वहाँ तोड़ भी सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नियम और शर्तों के साथ इस आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाता है। और सन 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन को स्वीकार किया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का गठन भी किया जाता है। 1 नवंबर 1956 के मध्य प्रदेश में हम देखते हैं सेंट्रल प्रोविंस और बरार जो हम देखते हैं। उसके बाद पार्ट बी में हम देखते हैं मध्य भारत, और पार्ट्स में हम देखते हैं रीवा या विंध्य प्रदेश, और भोपाल एक स्वतंत्र रियासत के रूप में हम इसमें मध्य प्रदेश में शामिल करते हैं। क्योंकि राज्यों के गठन से पहले भारत की जो संविधान सभा थी जिसको स्वीकारा गया था, उसने भारत को 4 पार्ट में ABCD में विभक्त कर रखा था। तो उसमें से 3 पार्ट हैं जिनमें सभी क्षेत्र आते हैं। इनका योगदान मध्य प्रदेश के निर्माण में रहता है, लेकिन पार्ट डी जो रहता है वो केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना रहता है, तो उसका योगदान मध्य प्रदेश के निर्माण में नहीं रहता है। तो इन 3 पार्ट से हम देखते हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार जिसकी राजधानी नागपुर थी। उसके बाद पार्ट बी में देखते हैं इंदौर और ग्वालियर जो कि 6-6 महीने के लिए पार्ट बी की राजधानी हुआ करती थी, और उसके पास की रियासतों को मिलाकर इसको भी शामिल किया गया। उसके बाद विंध्य प्रदेश जिसकी राजधानी रीवा थी, इसके आसपास की लगभग सभी रियासतों को मिलाकर के और फिर पार्ट सी को भी मध्य प्रदेश के निर्माण में विलय कर लिया गया। तो हम देखते हैं 1 नवंबर 1956 में जो मध्य प्रदेश का गठन किया गया उसमें हम लगभग महाराष्ट्र के मराठी भाषी 8 जिलों को हम महाराष्ट्र को दे देते हैं, जिसमें बुल्ढाना, वर्धा, अमरावती, नागपुर और ऐसे हम ये लगभग 8 जिले हैं जो कि मराठी भाषी बहुल होते हैं, उनको महाराष्ट्र को दे देते हैं। और बाकी इन सभी क्षेत्रों को हम मध्य प्रदेश में मिला लेते हैं। हम पार्ट बी में देखते हैं तो मध्य भारत को जो गति हो इसमें मिला लिया जाता है। बस मंदसौर जिले के सुनेल टप्पा गांव को या भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा गांव को राजस्थान को दिया जाता है, तथा बाकी पूरे क्षेत्र को मध्य भारत में मिला लिया जाता है। और आगे क्रम में हम देखते हैं कि राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को हम मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में मिला लेते हैं। इस प्रकार से लगभग मध्य भारत की 26 रियासतें, विंध्य प्रदेश की 15 रियासतें तथा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की 38 या 38 रियासतों को मिलाकर टोटल 79 रियासतों को, उन सभी अंग्रेजी शासित क्षेत्रों को मिला करके नए मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है। उसमें वर्तमान का मध्य प्रदेश तथा 1 नवंबर 2000 से पहले का छत्तीसगढ़ दोनों ही शामिल रहते हैं। तब मध्य प्रदेश में कुल 43 जिलों का तथा 8 संभाग का गठन किया जाता है। उसके बाद उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी को भोपाल बनाया जाता है। राजधानी की दौड़ में ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर भी रहते हैं, परंतु भोपाल में सर्वाधिक भवन होने के कारण भोपाल को राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाता है, ताकि हमें राजधानी के मतलब सभी क्रियाकलापों में आसानी हो और आसानी से हम अभी अपने सभी विभागों को चला सके। उसके बाद हम देखते हैं कि भोपाल को राजधानी के रूप में स्वीकारने का एक बड़ा कारण यह भी होता है कि भोपाल का जो नवाब था, जो मुस्लिम शासक था, वो भारत में विलय नहीं होना चाहता था। वो हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था, जो कि संभव नहीं था। हमने हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई से भारत में मिला लिया था, और भोपाल तो मध्य प्रदेश के बीचों बीच पड़ता है, इसको पाकिस्तान में शामिल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो भोपाल का भी भारत में विलय के भोपाल के नवाब की आवाज को दबाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि राजधानी को भोपाल बनाने में प्राथमिकता दी गई और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो भोपाल की राजधानी बनने के बाद इस नवनिर्मित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 4,43,446 वर्ग किलोमीटर होता है, जो कि 1 नवंबर 2000 से पहले के छत्तीसगढ़ सहित है। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री श्री पंडित रविशंकर शुक्ल बनते हैं, तो इसके प्रथम राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारामैया बनते हैं। हम देखते हैं कि इस क्रम के बाद भोपाल जब मध्य प्रदेश की राजधानी होता है तो लगभग सन 1972 तक
सीहोर जिले की एक तहसील के रूप में रहता है। सन 1972 में भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बनाए जाते हैं। इसी क्रम के साथ मध्य प्रदेश में लगभग 45 जिले हो जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि सन 1982 में बी आर दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है और उसमें लगभग 10 जिलों के गठन की सिफारिश की जाती है, परंतु क्षेत्रीय विवाद के कारण लगभग जुलाई 1991 में ही 10 जिलों की उस सिफारिश के गठन के बाद 1991 में 10 जिलों की सिफारिश होती है, परंतु क्षेत्रीय विवाद के कारण 1991 में जुलाई 1991 में ही जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो उस समय में क्षेत्रीय विवाद को रोकने के लिए उसको देखते हुए सिंहदेव कमेटी का गठन किया जाता है। सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 6 जिले और बनाए जाते हैं। तब हम देखते हैं कि इस मध्य प्रदेश में 4 जिले जो प्रथम दवे की अध्यक्षता वाले 10 जिले होते हैं उनमें बड़वानी, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी होते हैं। बाकी 6 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। बाद में जब 1991 में ही वापस सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पे 6 जिले बनाए जाते हैं तो उसमें हरदा, उमरिया और नीमच को हम देखते हैं कि इनका गठन किया जाता है। उनके गठन के बाद लगभग मध्य प्रदेश में 61 या 61 जिले हो जाते हैं। 61 जिलों के बाद ही हम देखते हैं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है, तो उसमें लगभग 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं और मध्य प्रदेश के तब तक हम देखते हैं कि 8 से 12 संभाग हो चुके होते हैं, तो लगभग वापस 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ के या नवगठित छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी और राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय बनते हैं। उसके बाद अगस्त 2003 में बोस समिति से हम देखते हैं कि 3 जिले और गठित होते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में जुड़ते हैं और मध्य प्रदेश में 16 जिलों के चले जाने के बाद वापस से 43 जिले हो जाते हैं। तो वापस 3 जिले, गुना से अशोकनगर, खंडवा से बुरहानपुर और उसके बाद हम देखते हैं एक और शहडोल से अनूपपुर। 3 जिले मिलकर वापस मतलब 45 जिले रहते हैं। 45 से वापस 3 जुड़ते हैं, 48 जिले हो जाते हैं। 48 जिलों के बाद हम देखते हैं कि 17 मई 2000 को झाबुआ से अलीराजपुर तथा 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली जिले अलग होकर मध्य प्रदेश में 50 जिले हो जाते हैं। तो एमपी में 14 जून 2008 को शहडोल संभाग का गठन किया जाता है। उसके बाद शहडोल संभाग का गठन किया जाता है। उसके बाद 16 अगस्त 2013 को हम देखते हैं कि शाजापुर से आगरमालवा को अलग किया जाता है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 51 जिले हो जाते हैं और हम देखते हैं कि सन 2018 में टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग किया जाता है। तो इसके साथ मध्य प्रदेश में पूरे 52 जिले हो जाते हैं। और हम देखते हैं निवाड़ी की 3 तहसीलें होती है, ओरछा, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, और 2 जनपद पंचायत होती है, निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर। विधानसभा सीटें भी होती है, निवाड़ी एवं पृथ्वीपुर 2 ही होती है। और निवाड़ी को हम विस्तृत रूप से यहाँ हम एक एक मध्य प्रदेश के जिलों को डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि 1 नवंबर 2000 के गठन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 या 446 वर्ग किलोमीटर से घट करके 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रहता है, या कहीं कहीं 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी बताया जाता है, क्योंकि अमरकंटक की करार घाटी के विवाद के कारण इसको ऐसा बताया जाता है। ठीक है, आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं।